नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सूर्यमल मिश्रण के बारे में। किसके बारे में? महाकवि सूर्यमल मिश्रण। महाकवि सूर्यमल मिश्रण। महाकवि सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, तो महाकवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में जानते हैं कि ये कवि भी थे और इतिहासकार भी थे। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड का हम समय देखते हैं तो हमने अभी पिछली कक्षा में पढ़ा था। कर्नल जेम्स टोड का जो समय था वो 1782 से लेकर 1835 तक था। ठीक है, और 1798 में वो भारत आए थे और हम देखते हैं कि वो मेवा पहली बार उदयपुर में 1817 में उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बने थे और उसी समय 1815 में इनका जन्म हुआ था। कब? अगर महाकवि सूर्यमल मिश्रण का हम देखें तो 19 अक्टूबर 1815 में जन्म हुआ था। इनका हम कालखंड देखेंगे 1815 से 1868 तक। ठीक है, अर्थात इसमें एक बात आप जान लें कि इनके जीवन काल में 1857 की क्रांति आएगी। ठीक है, अर्थात ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में मौजूद थे उस समय। ठीक है, इनके अतिरिक्त दो और भी इतिहासकार हम पढ़ेंगे ऐसे ही, जो कि राजस्थान में 1857 क्रांति के समय रहे थे। बाकी जो कर्नल जेम्स टोड थे वो 1857 क्रांति से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, हम देखा 1835 में। उसके बाद जो बाकी के हैं वो भी नहीं है। तो ये जो दो हैं इनमें 1857 क्रांति में दो और थे, एक तो सूर्यमल मिश्रण थे, इसके अतिरिक्त दयाल दास और श्यामल दास। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण के अतिरिक्त जो दोनों दास हैं, दयाल दास और श्यामल दास, ये दोनों 1857 क्रांति के समय थे। ठीक है, इनमें दयाल दास का जब हम कार्यकाल देखेंगे तो ये लगभग 1798 में, जबकि कर्नल जेम्स टोड भारत आए थे उस समय इनका जन्म हुआ था और ये बीकानेर के थे। ठीक है, कुड़िया ग्राम के थे। और श्यामल दास जो हैं ये मेवाड़ रियासत के थे, मेवाड़ रियासत में थे। ठीक है, और ये दयाल दास बीकानेर रियासत में। तो ये 1857 क्रांति के समय थे। लेकिन जो सूर्यमल मिश्रण है ये इसलिए खास है क्योंकि ये एक देशभक्त कवि और इतिहासकार थे। इन्होंने 1857 की क्रांति पर इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वीर सतसई के बारे में आपने सबने सुना होगा, जिसमें कि इन्होंने यहाँ के जो क्रांतिकारी हैं उनके लिए जो राजपूताने के जो राजा थे उनको इन्होंने जागृत करने का कार्य किया था, या उनके अंदर जो ऊर्जा फूंकने का कार्य इन्होंने किया था। तो जो सूर्यमल मिश्रण है इनकी प्रसिद्ध एक रचना थी, कौन सी? 1857 की क्रांति को लेकर कौन सी थी? वीर सतसई। लगभग इसमें 288 सबसे बड़ी इनकी जो रचना है और सबसे प्रसिद्ध जो रचना है, जिसमें कि इन्होंने लिखा था, इला न देणी आपणी हालर योहुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। माय अर्थात यह कि माँ जो है वो पूत को पालने में ही मरना जो बेहतर बताती हैं। ठीक है, देशभक्ति जो पाठ है वो उनको बचपन में ही यहाँ के धरा पर मिल जाता है माँ के जरिए। तो इनका जो जीवन है 19 अक्टूबर 1815 में, और बूंदी की एक रियासत थी, बूंदी एक रियासत थी हाड़ौती में। तो हम बेसिकली देखेंगे तो हाड़ौती में हाड़ा राजाओं का शासन था और हाड़ा राजाओं की जो राजधानी थी वो बूंदी थी। बूंदी के बाद देखते हैं बूंदी से ही कोटा और फिर कोटा से झालावाड़ बना। तो जो बूंदी रियासत थी उसमें एक गांव था हिरना। हिरना गांव में, तो इनका हिरना गांव में जन्म हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इनके माता और पिता। इनकी माता कौन थी? भवानी बाई। देखिए, इनकी माता जो थी वो भवानी बाई थी। भवानी दुर्गा का रूप, दुर्गा माता का रूप है। ठीक है, तो भवानी बाई। इसी प्रकार से इनका पिता का जो नाम है वो भी भवानी
नाम से ही है, जैसे चंडी, भवानी को हम बोल रहे हैं चंडी, तो इनके पिता का नाम क्या था? चंडीदान। पिता कौन थे? चंडीदान। देखिए माता और पिता हमने देख लिए, जन्म देख लिया हिरना गांव में, और अब इनके बारे में हम देखते हैं कि जो पिता थे वो क्या करते थे या वो कहाँ पे थे? तो पिता बूंदी के थे और ये स्वयं भी एक विद्वान थे, और जो बूंदी के महाराव में तत्कालीन महाराव राम सिंह थे। महाराव राम सिंह के दरबार में दरबारी थे। ठीक है, कहाँ थे? बूंदी रियासत में। किसके दरबारी थे? महाराव राम सिंह। महाराव राम सिंह के दरबारी थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने 3 रचनाएं की थी। पहली कौन सी थी? वंशाभरण। दूसरी थी बल विग्रह। और सार सागर। ये इनकी 3 रचनाएं या ग्रंथ हम कहें किसके हैं? चंडीदान के, जो किसके पिता थे? महाकवि सूर्यमल मिश्रण के। तो आप देखिए सूर्य के समान जो तेज चमकता है, उस पर किसकी कृपा है? भवानी या चंडी की, माता की। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और यदि कोई सूर्य की तरह चमकता है तो वो हिरण की तरह दौड़ता भी होगा, तो हिरणा गांव को इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। महाराव राम सिंह को आप इनके जन्म के समय से याद रख सकते हैं कि ये जब 1815 में इनका जन्म होता है। कब? उस समय जब राजपूताना की रियासतें अंग्रेजों से संधियां कर रही थी। जब आप अंग्रेजों और उस इतिहास को हम पढ़ेंगे तब जानेंगे किस प्रकार से अंग्रेजों से रियासतों ने संधियां की थी। अब देख लेते हैं कि महाकवि सूर्यमल मिश्रण का जो एक कवि के रूप में या इतिहासकार के रूप में जो उनका जीवन है वो किस प्रकार था जीवन। तो इन्होंने 1825 में, कब? 1825 में 10 वर्ष की आयु में अपनी पहली रचना, जिसे हम कहें, इन्होंने अपनी पहली रचना की थी। और जिस प्रकार से चंडीदान स्वयं इनके दरबारी थे तो इन्हें सूर्यमल मिश्रण को पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, और इन्होंने जो पहली रचना की थी वो थी राम रंजाट। क्या थी? राम रंजाट। ये एक लोक संस्कृति पर थी। लोक संस्कृति या जो कहे कल्चर के ऊपर लिखी गई बुक थी राम रंजाट। ये इन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ये बुक लिख दी थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 1825 के बाद इन्हें जो बूंदी रियासत के महाराव राम सिंह थे, बूंदी रियासत के महाराव राम सिंह ने इन्हें जो बूंदी रियासत के महाराव राम सिंह ने इन्हें बूंदी रियासत का इतिहास लिखने के लिए सहायता दी थी। या यूं कहें कि ये उनके दरबारी थे तो उनसे सहायता मिलने की वजह से इन्होंने बूंदी का जो इतिहास था उसको लिखने के लिखा, लेकिन उसकी शैली जो थी वो निष्पक्ष थी। तो वो बुक थी इनकी वंश भास्कर। जो वंश भास्कर इन्होंने लिखी वो बूंदी रियासत का इतिहास बताती है। ठीक है, और जो वंश भास्कर की जो शैली रखी थी उन्होंने निष्पक्ष रखी थी, अर्थात वो बूंदी के रियासत के जो राजा थे उनके तरफ झुकी हुई नहीं थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे राजा से सहायता, आर्थिक सहायता इन्हें मिलती थी, तो ऐसा कई जो इतिहासकार थे उनकी शैली हमेशा राज दरबार के प्रति या राजा के प्रति झुकी हुई होती है। तो वो उनका बखान ज़्यादा करते हैं कि पहले के जो देखते हैं हम भाट या चारण जो जातियाँ राजाओं के बखान में सब लिखा करती थी, गाया करती थी। लेकिन इन्होंने जो वंश भास्कर लिए उसकी शैली निष्पक्ष थी, जिसकी वजह से जो महाराव थे राम सिंह वो नाराज हो गए थे। इसलिए ये कैसी रह गई थी? वंश भास्कर जो अधूरी रह गई थी। इन्होंने इसको पूरा नहीं लिखा है। इसके बाद वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया है? मुरारी दान ने।
किसने किया? मुरारी दान। ठीक है, अब ये जो मुरारी दान है ये कौन थे? मुरारी दान सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे। मुरारी दान कौन थे? जो इतिहासकार है सूर्यमल मिश्रण, उनके क्या थे? दत्तक पुत्र, अर्थात गोद लिए। तो सूर्यमल मिश्रण के जो पुत्र हैं मुरारी दान, उन्होंने ही इस वंश भास्कर को पूर्ण किया था। इसके अतिरिक्त 2 रचनाएं और हैं इनकी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई राम रंजाट, दूसरी इन्होंने लिखी वंश भास्कर, तीसरी है बलवंत विलास। बलवंत विलास, तीसरी है बलवंत विलास, और चौथी है वीर सतसई। ठीक है, तो बलवंत विलास और वंश भास्कर तो ऐतिहासिक रचनाएं हैं, दोनों ऐतिहासिक। बलवंत विलास में भी ऐतिहासिक ग्रंथ है इनका। और जो वीर सतसई है ये 1857 क्रांति का चित्रण करती है। क्या करती है? कैसी रचनाएं? 1857 की क्रांति के समय की है ये क्रांति का चित्र। ठीक है, तो और बलवंत विलास कैसी है? ये जो वंश भास्कर तो बूंदी का विलास, ये भी इतिहास के ऊपर लिखी गई है, ऐतिहासिक है। ठीक है, तो जो वीर सतसई रचना है ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी, वीर सतसई। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे छंदमयूख, सती रासो, ये भी इनकी कुछ बुक्स हैं। सती रासो, छंदमयूख। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ लिया है यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण के बारे में। और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनकी बुक्स को जरूर याद कर लें, इनकी रियासत को याद कर लें, कहाँ के थे, बूंदी के, हिरणा गांव के। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 4 बुक हैं और 3 इनके पिता की बुक हैं, इनको याद कर लें। इससे आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, रीट में भी या कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब बहुत ये एक देशभक्त इतिहासकार हुए हैं सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, और राजस्थान में खासकर हाड़ौती में बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इनकी जो वंश भास्कर है उसके अतिरिक्त जो हमने 3 पढ़ी वो सब कैसी थी? डिंगल शैली में। कौन सी हैं? देखें, वंश भास्कर को छोड़कर जो इनकी बुक्स है, अगर इनकी शैली पूछता है तो इनकी शैली कैसी है? डिंगल। जो बाकी की 3 है वो किस शैली में है? डिंगल शैली में है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम कवि श्यामल दास के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली कक्षा के लिए, अगली कक्षा में आप जरूर आएँ। और इससे पहले आपने कर्नल जेम्स स्टोर्ट को नहीं पढ़ा तो उन्हें पिछली कक्षा में आप जाकर हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और जो भी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।